स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक जिसकी आधारशिला बनाएंगे, परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं संधि। संधि चूँकि आपने शुरू से ही पढ़ी है तो इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर भी यहाँ जो नई बातें हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। संधि शब्द जो है सम उपसर्ग, कैसे बनता है संधि? सम उपसर्ग लू धा, जिसे कहीं कहीं केवल धा लिखा जाता है, ये दोनों की इत संज्ञा हो जाती है, केवल धा बचता है। और उसके बाद में की प्रत्यय लगता है, ये प्रत्यय लगता है, ये धातु है, ये दोनों की इत संज्ञा हो जाती है, धा बचता है। सम प्लस लू धा प्लस की प्रत्यय, इससे मिलकर संधि बनता है। संधि की दो परिभाषाएं मिलती है। एक है परह सन्निकर्ष संहिता, जब एक दूसरे के सन्निकर्ष बहुत निकट निकट वर्ण आ जाते हैं तो वहाँ पर संधि होती है। या वर्ण संधानम संधि, वर्णों को संधान करना, वर्णों को जोड़ना, जो निकट वर्ण आ जाते हैं उनको जोड़ना संधि कहलाता है। भट्टोजी दीक्षित जो सिद्धांत कौमुदीकार है, सिद्धांत कौमुदी पुस्तक की रचना इनके द्वारा की गई है, इनके अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं। 5 कौन से होते हैं? स्वर संधि यानी कि जिसे हम अच भी कहते हैं, व्यंजन संधि जिसे हम हल भी कहते हैं, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि। इस प्रकार जो भट्टोजी दीक्षित है उनके अनुसार 5 भेद हैं, लेकिन हमने संधि के 3 भेद पढ़े हैं, 3 ही पढ़े हैं। तो वरदराज जो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं, इनके अनुसार 3 भेद होते हैं। 3 कौन से होते हैं? एक स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। तो इस प्रकृति भाव को इन्होंने किस में मिला दिया है? स्वर संधि में मिला दिया है। और इस स्वादि को इन्होंने किस में मिला दिया है? विसर्ग संधि में मिला दिया है। तो हम ये कहेंगे इनके अनुसार संधि कितनी होती है? 3 होती है। स्वर को स्वर में मिला दिया प्रकृति भाव को, और विसर्ग में मिला दिया है स्वादि। तो प्रश्न आए संधि के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, लेकिन फिर नाम आ जाए भट्टोजी दीक्षित अनुसार तो 5 भेद है, या सिद्धांत कौमुदीकार के अनुसार 5 भेद हैं। और अगर वरदराज का पूछ ले या सीधा ही पूछ ले तो हमको लिखने हैं 3 भेद। हम इन 3 भेदों के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए, एक स्वर जिसे हमने अच कहा है, दूसरी व्यंजन जिसे हमने हल कहा है, और तीसरी है विसर्ग। अब ध्यान ये रखना है, हमने 2 चीजें पढ़ी है शुरू से वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन। तो ध्यान रखेंगे स्वर संधि जो होती है, देखो पहला तो यही है, प्लस के जस्ट पहले जो वर्ण होता है और प्लस के जस्ट बाद होता है, इन दोनों के अंदर संधि होती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। तो इसको और क्या कह सकते हैं? पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण रहेगा, और ये क्या रहेगा? अंतिम पद या उत्तर पद। प्रथम वर्ण या पूर्व वर्ण। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। इसका अंतिम अक्षर है जो इधर आएगा, और इसका पहला अक्षर है जो इधर आएगा। इन दोनों के बीच संधि होती है। जैसे कि विद्या प्लस आलय, टुकड़े करके देखना है पीछे। जैसे प्लस के बाद आ, ल में कौन सा स्वर है? अ। य में कौन सा स्वर है? अ। इधर क्या आया? व में कौन सा स्वर आया? ई। द, य, और य में कौन सा स्वर आया है? आ। अब हम देखेंगे प्लस के दोनों, प्लस के इस और आया आ, प्लस के इस और भी आया है आ। तो दोनों आ आए, दोनों स्वर आए। इस स्वर संधि की ये विशेषता है, प्लस के इधर भी स्वर आएगा, प्लस के इधर भी स्वर आएगा। स्वर संधि की सबसे बड़ी विशेषता है प्लस के दोनों ओर स्वर आते हैं। तो देखते कैसे हैं स्वर है, इधर दिखेगा सीधा सीधा कोई भी स्वर होगा तो, और इधर
व्यंजन के अंदर लगा हुआ होगा। या नहीं मानना है इसको, आ है, य प्लस आ बराबर आ। तो संधि कहाँ होती है? पूर्व पद के अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, इनके बीच संधि होती है। यहाँ क्या पोजीशन बनेगी? स्वर प्लस स्वर। दूसरा यहाँ देखो, प्लस से पहले विसर्ग आएगा, प्लस के बाद स्वर आ सकता है। प्लस के पहले विसर्ग आएगा, प्लस के बाद व्यंजन आ सकता है। ये पोजीशन इनकी बनती है। इसको मिटा देते हैं। और यहाँ देखिए व्यंजन, अगर प्लस से पहले स्वर आ जाए तो प्लस के बाद स्वर नहीं आ सकता, क्योंकि स्वर और स्वर तो यहाँ आ गए हैं। तो प्लस के बाद क्या आएगा? व्यंजन। अगर प्लस के बाद स्वर आ गया है तो प्लस के पहले स्वर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ दोनों स्वर हो जाएंगे। तो प्लस से पहले क्या आ जाएगा? व्यंजन आएगा। या फिर दोनों और क्या आ सकते हैं? व्यंजन आ सकते हैं। ये इनकी पोजीशन बनती है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की ये पोजीशन बनेगी, विसर्ग की वो पोजीशन बनेगी, और स्वर संधि की ये पोजीशन बनेगी। अब विसर्ग में क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है। या तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, या विसर्ग के स्थान पर र बनेगा तो ऋतु संधि कहेंगे, विसर्ग के स्थान पर ओ बनेगा तो उत्तु संधि कहेंगे, और विसर्ग के स्थान पर कोई भी स बनेगा तो हम उसे सत्व संधि कहेंगे। ये आगे हम भेद पढ़ेंगे, उसके अंदर बताएंगे। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 संधियाँ होती हैं। अब देखिए एक श्लोक के द्वारा समझते हैं संधि कहाँ कहाँ होती है। श्लोक है, साहित्यिक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। अब इसमें 4 चीजें बताइए, एक पद, धातु उपसर्ग, समास और वाक्य। ये 4 चीजें बताइए। एक तो बताया एक पद, दूसरा बताया है धातु उपसर्ग, अगला बताया है समास, और अगला चीज बताया है वाक्य। चारों याद करें, बहुत अच्छा है। चारों नहीं याद करें तो वाक्य को जरूर याद रखें। देखिए क्या है, संहिता यानी कि संधि एक पद है, यानी एक पद में नित्या यानी हमेशा होती है। ये जो एक पद होगा इसमें संधि हमेशा रहेगी। जैसे कि ये जय लिखा है, इसकी हमेशा संधि होगी। एक पद है जय, एक पद है, इसमें हमेशा संधि होगी। आपको ये याद रखना है, एक पद में संधि हमेशा होती है। नित्य यानी नित्य, धातु उपसर्ग, जहाँ धातु और उपसर्ग होता है, धातु और उपसर्ग। अधियते लिखा, जैसे अधि उपसर्ग लग रहा है, यह अधि उपसर्ग, ये धातु, तो अधियते शब्द बना है। समास जैसे नीलकमलम, नीलोत्पलम, नील प्लस उत्पलम। तो यहाँ पर भी जहाँ समास होता है वहाँ पर भी संधि होती है। नित्या समास है, समास में भी नित्य होती है। नित्य शब्द आया, नित्य हमेशा होती है। वाक्य यानी वाक्य में तू विवक्षाम अपेक्षते, वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। वाक्य में संधि करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर है। क्या निर्भर है? वक्ता की इच्छा पर। संधि कार्य, तो देखिए इन 3 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब शब्द में चारों आएंगे, तो आपको वाक्य याद रखना है। एक पद में हमेशा संधि होती है, धातु उपसर्ग होने पर हमेशा संधि होती है, समास होने पर हमेशा संधि होती है। लेकिन वाक्य में भी हो सकती है, लेकिन ये किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, वो संधि करे या ना करे। तो चारों ऑप्शन यही आएंगे। इसको आपको कौन सा गलत हो गया अगर ऐसा आ जाता है कि नित्य संधि किस में नहीं होती है? तो वाक्य में वक्ता। देखिए जब हम संधि कार्य करते हैं तो 3-4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। लोप होता है, आगम, आदेश, और एक वर्ण विकार होता है।
लोप किसे कहते हैं? जैसे कि समझिए बाल का हसंती आया, जब इसकी संधि करेंगे तो ये विसर्ग पूरी तरीके से हट जाएगा और इसके स्थान पर हो जाएगा बाल का हसंती। तो यहाँ विसर्ग का लोप हो गया, इसे लोप कहेंगे। आगम किसे कहते हैं? दोनों के बीच कोई वर्ण आ जाता है अक्सर, जैसे कि देखिए स्वच्छंद है, इस संधि में च का आगम हो जाता है, यहाँ च एक्स्ट्रा आ गया है। देखो स्वच्छंद पूरा आया है लेकिन ये च बीच में घुस गया है, तो ये किसी को हटा करके नहीं घुसा है, ये इसने आकर के अपनी सेना की वृद्धि ही की है, अपने शब्दों की वृद्धि की है, यहाँ पर आकर अक्षरों की वृद्धि कर दी है। तो आगम कैसा होता है? आगम जो होता है वो मित्र की तरह होता है, इसलिए ध्यान रखना है आगम मित्रवत। आगम कैसे होता है? मित्रवत होता है। अब देखिए ये संधि है, गुण संधि का उदाहरण है नर प्लस ईश। तो यहाँ जो अ था हमने उसको बाहर निकाला, इधर जो ई था हमने बाहर निकाला और इन दोनों के स्थान पर ए बनाया, तो कैसा शब्द बना? नरेश। ये शब्द बना नरेश। तो इस अ और ई के स्थान पर ए आया, मतलब इसमें से और इसमें से इन दोनों के स्वर के स्थान पर कौन सा स्वर आया? ए। दोनों के स्थान पर एक आदेश हुआ है। तो अब दोनों के स्थान पर एक आदेश हुआ, समझ लो एक सेनापति है, उसकी जगह पर दूसरे को सेनापति बना दिया जाए, तो क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये जो ए आया है, यानी कि जो आदेश होता है उसे हम मित्रवत नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे शत्रुवत। आदेश कैसा होता है? शत्रुवत होता है। तो प्रश्न यही से बनता है, इसको ध्यान दें कि आगम मित्रवत होता है और आदेश शत्रुवत होता है, और कभी कभी वर्ण का विकार भी हो जाता है। अपने को ये तीन चीज़ें याद रखनी है। लोप कैसे होता है, आगम कैसा होता है? आगम मित्रवत होता है, और आदेश कैसा होता है? शत्रुवत होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, आप घर पे पढ़ाई करते रहें। अभी खूब समय है आपके पास, जल्दी ही कोई भर्ती आएगी, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाएं।